अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त मुल्क का करंट इशू चल रहा है, वो है पीडीएम। पीडीएम बड़े ज़ोर शोर के साथ उभर कर सामने आई। 11 जमातें उसमें शामिल थीं और सबसे बढ़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जेयूआई पे और इस तरह दीगर जमातें, कोई 11 जमातें थी जो कि इस पीडीएम की तहरीक का हिस्सा थी। लेकिन अब पीडीएम अपनी मौत आप ही मर चुकी है क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून की कायद हैं मरीम नवाज शरीफ, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई थी कि जब स्पीकर कौमी असम्बली उनके अरकान से इस्तीफ़ों की तस्दीक की बात करें तो वो जाके ना सिर्फ तस्दीक करें बल्कि इस्तीफ़े उनके मुंह पर मार दें। तो उनकी इस बात को अपने ही उनके जमात के जो अहम कारकुन हैं, रहनुमा हैं, पार्टी के कायदीन हैं, उन्होंने इस बात को रद्द करते हुए कल जब स्पीकर कौमी असम्बली ने उन दो पार्टी के मरकजी रहनुमाओं को अपने पास बुलाया तो उन्होंने कहा जी कि ये इस्तीफ़े जाली हैं, आप इनकी तस्दीक ना करें और ना ही इनके ऊपर साइन करें। और इसी तरह की सूरत हाल जो पीडीएम की जो इत्तेहादी जो जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी जानिब से भी ये सामने आई है कि उन्होंने काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए के ऊपर और उनकी पार्टी क़यादत के ऊपर। और पीपल्स पार्टी भी जो है वो इस्तीफ़ों के ऊपर से वापस आ चुकी है और उन्होंने इस बात को इस बात से मशरूत कर दिया है कि जब तक नून लीग के कायद नवाज शरीफ वापस नहीं आते तब तक वो इस्तीफ़ों की बात नहीं करेंगे। तो इसी सारी बातों पर बात करने के लिए मेरे हमरा रियाज अंजम गुज़िश्ता जो हमारे वीलॉग्स हैं उनकी तरह आज फिर मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे ये पीडीएम के साथ हुआ क्या है, असल मामला क्या है। तो सबसे पहले रियाज अंजम साहब बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। वेलकम जी। पीडीएम क्या करने क्या जा रही थी? वो तो इस्तीफे लेने के लिए आई थी और खुद ही उनकी वो सारी बातें अब मलिया मेट हो चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, आपने फिर एक दफ़ा मुझे एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बोलने का मौका दिया। देखिए जी, पहले तो ये तय करना है कि ये जो पीडीएम है ये थी क्या? और इनके मकासद क्या थे? कोई भी मूवमेंट या कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उस वक़्त तक उसमें बंदा कामयाब नहीं होता, या तहरीक या जो एक पार्टीज़ का इकट्ठ होता है वो उस वक़्त तक कामयाब नहीं होता जब तक उनके मकासद का तयन ना हो जाए। तो इस पे जब हम नज़र डालते हैं तो इसकी 3 जो है बड़ी पार्टीज़ हैं, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो, या आप यूँ कह लें कि नून लीग है, जो कि इक़्तिदार में भी रही है और अभी उसकी इतनी से है कि उसको एक बड़ी बड़ी पार्टी करार दिया जा सकता है। तो उनके जो मकासद थे वो बिल्कुल सामने थे, कि नवाज शरीफ के हवाले से, जो कि कन्विक्टेड हैं और अभी वो अपना पाकिस्तान से वो लंदन गए हैं इलाज के लिए, लेकिन बिहाइंड द सीन मामलात और थे। वो यहाँ से जेल से निकलना चाहते थे और उनका सबसे बड़ा मकसद ही यही रह गया था, और उसको उन्होंने वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है वो उन्होंने एक्सप्लोर किया। वो इलाज वाला तो सारा ड्रामा ही था हाँ, उनका। इलाज वाला वो तो खैर अब बच्चे बच्चे को पता है कि बिल्कुल। उसके पीछे मकासद क्या थे। अब उनका जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि वो किसी तरीके से अपने ये जो सज़ाएँ हैं ये ख़त्म करा सकें। फिर उनकी जो बेटी है जो अभी उनका सारा मामलात चला रही है और पीडीएम की एक बड़ी रहनुमा के तौर पे भी वो उभरी हैं। मरियम नवाज़ को उनको इक़्तिदार में लाना है, लेकिन वो भी कन्विक्टेड हैं। और हैरत की बात ये है कि एक सज़ा याफ़्ता जो मुजरिमा है, वो अपने वालिद की तीमारदारी के लिए जेल से बाहर आई थी, लेकिन वालिद साहब जो हैं वो लंदन बैठे हुए हैं और बिल्कुल माशाल्लाह हट्टे-कट्टे हैं। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाते-पीते हैं। उन्होंने वहाँ पे एक इंजेक्शन नहीं लगवाया अपने इलाज के लिए, और उनकी जो बेटी है वो उनकी तीमारदारी कर रही है। अब यहाँ बिल्कुल। पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता अदालतों के मामलात पे, क्योंकि इस पे तबसरा करना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। समझने वाले और जानने वाले जानते हैं कि ये किस किस्म की तीमारदारी हो रही है और किस हवाले से उसको रिलीफ दिया गया था। अब जब वालिद बीमार ही नहीं है तो उनको चाहिए था कि अदालतों को भी चाहिए था कि वो जनाब उसको वापस जेल में लेके जाते, ना कि वो सड़कों पे
यूं लोगों को परेशान वहाँ पे कर रहे बैठ होते के वो हैं। हाँ, सेल्फियाँ ले रहे जी हैं, जी एन्जॉय कर जाहिर रहे है। हैं, कॉफ़ीज़ तो पी ये रहे हैं, उनका खाने जो खा रहे हैं। देखें ये एक उनका ये मकसद था नून लीग वालों का। अब पीपल्स पार्टी का हम देखते हैं, पीपल्स पार्टी ने इंतहाई खूबसूरत गेम खेली है और आसफ अली जरदारी जिनसे बहुत बड़ी जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद उनके सियासी नज़रियात से इख्तलाफात भी रखती है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये इनिंग्स खेली है बिल्कुल, और उन्होंने एक तरह से भले से उनकी पीटीआई के साथ लड़ाई भी है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कोई गैर आइनी सूरत हाल पैदा होती और उन्होंने पीडीएम में भी खुद को कदावर किया है। उन्होंने बिलावल भुट्टो को एक कदावर सियासतदान बनाने में भी इसमें पीडीएम से उन्होंने फ़ायदा उठाया है। बिल्कुल। लेकिन अब जो उनके मामलात हैं वो सारे उन्होंने अपने हाथ में रखे हैं और आसफ अली जरदारी ये कैसे मुमकिन है? देखिए उनका कोई मकसद आसफ अली जरदारी का कोई ऐसा मकसद नहीं था कि वो नवाज शरीफ बयानिए के साथ जुड़ जाते और फिर जो जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जो हमारे आईएसआई के डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम लेके उन पे तनकीद करना ये एक बहुत बड़ा ये तारीख़ सेटबैक में था। फर्स्ट टाइम हुआ जी, है जी, इस तरह। पहली दफ़ा हुआ है और पीडीएम को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उससे जो नून लीग है उसमें भी उनके आपस में तसादम की कैफियत पैदा हुई और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने कहा कि नाम लेके तनकीद करना मुनासिब नहीं है, जबकि इसका जो तीसरा फरीक था, जो बड़ा फरीक था, जो पीडीएम का सदर था और हैं मौलाना फजल रहमान, हाँ जिनका जी, यकीन माने कि एक बहुत बड़ा काट था और उन्होंने आज तक बड़ी खूबसूरत सियासत की है। कुजा है इसके कि उन्होंने क्या फ़वायद उठाए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को किस तरीके से चलाया है, हमारी इस पे कोई बहस नहीं है, लेकिन हम ये इसका एतराफ़ ज़रूर करेंगे कि वो एक बहुत बड़े कद्दावर सियासतदान थे। लेकिन पीडीएम के इस ये जो फ़ेज़ चल रहा है, इससे पहले जो जलसे थे उसमें मोहम्मद अली अवान साहब उन जलसों में उन्होंने एक बड़ा मोमेंटम बनाया था। मास वाय जो लाहौर वाला जलसा था, बाकी उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया था पूरे पाकिस्तान को। उसमें हुकूमत भी सख्त परेशान हो गई थी। लेकिन अ, उस उनकी उस तहरीक में भी नून लीग ने उनको धोखा ही दिया था। ये 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 बड़ी लंबी बात हो जाएगी, बड़ी बहस वाली बात है। मैं आ रहा हूँ उस सब्जेक्ट पे कि देखिए धोखा तो सब ने एक दूसरे को दिया है ना। बिल्कुल, जब उनके मकासद ही एक नहीं थे, उनमें कोई खैर की तवक्को भी नहीं रखी जा सकती थी। हर कोई अपनी अपनी गेम खेल रहा था, तो फिर उसके नताइज तो इसी तरह के आने थे। अब मौलाना फजल रहमान का देखें कि ये जो पीडीएम है, ये मैं समझता हूँ कि पीडीएम उनकी अपनी ज़ाती सियासत की जड़ों में बैठ गई है। उनकी जो पार्टी है उसको इसने डिवाइड करना शुरू कर दी है। अब देख इनके मुकाबले में आ गई है जेयूआई पाकिस्तान और बिल्कुल। उन लोगों का ये कहना है कि ये तो अपना ग्रुप बना के अलहदा हुए थे, हम तो जेयूआई पाकिस्तान से हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में जो इनका मुखालफ धड़ा है मौलाना शिरानी का और बाकी जो तीन बड़े अब हाफिज हुसैन अहमद को इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, उनकी एक ये उनका इनको जाती अहम रहनुमा है, बहुत मरकज़ी आम रहनुमा है रहनुमा और है जो और शुरू उनका से इनके साथ चले आ रहे जी हैं। जी उनका बहुत ही एक ज़ाती तशख़्ख़ुस है। लोग जो हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। इवन देन पंजाब की बात करें, दीगर सूबों की बात करें, तो अगर उनके कोई वोटर्स नहीं हैं, लेकिन लोग उनको एक अच्छे लीडर के तौर पे पहचानते हैं बिल्कुल, और जानते हैं और उनकी इज़्ज़त भी करते हैं। बिल्कुल, अब ऐसे लोगों को खुले लाइन लगाना और उनकी बात सुने बगैर उनको पार्टी से बाहर फेंक देना, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है और इसका खमियाजा जो है वो मौलाना फजल रहमान को भुगतना पड़ेगा। अब हम आते हैं इस बात पे कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। करंट ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो एक बड़ी शर्त रखी है कि नवाज शरीफ आ जाएं, हम इस्तीफे उनके हवाले करने बारे सोचेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उनके हवाले कर बिल्कुल। देंगे, उन्होंने उन्होंने फिर भी वो ऑप्शन रखा है कि हम सोचेंगे। वो पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ ये है ना कि इस्तीफ़े देने वाली जो बात है, ये हतमी लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन है। अगर कहीं से हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो तब हम इस्तीफ़ों पे बात करने के बारे में सोचेंगे।
जी, जी। और इस पे एक बड़ी खूबसूरत बात एक जगह पे मैंने पढ़ी है जी कि वो अ, एक गाँव में एक लोअर कास्ट का बंदा, आप चलें माज़रत के साथ, एक मिरासी जो है उसकी डेथ हो जाती है। हाँ जी, तो जब उसको दफनाने का टाइम आता है तो उस टाइम उनका जो बेटा होता है वो बड़ा जज़्बाती हो जाता है। वो कहता है जनाब कि मेरे वालिद साहब ने जिन-जिन लोगों के पैसे देने थे, वो बराए मेहरबानी मेरे से वसूल कीजिएगा। मैं हाज़िर हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे वालिद पे वो अगले जहान में उन पे सख्ती आए। तो 60-70 बंदे उसी जगह बोल पड़े जी कि हमने लेने थे, आपके अब्बा हज़ूर ने हमसे पैसे लिए हुए थे। तो वो कहता है जी लेकिन मेरी शर्त ये है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो खुद बोल के बताएं कि हाँ मैंने वाकई इनसे इतने इतने पैसे लिए हुए थे। तो ये उन्होंने शर्त रख दी है पीपल्स पार्टी वालों ने कि वैसे अब रियाज नवाज अंजम शरीफ साहब आपकी इस मिसाल पे आप पे फतवा भी लग जाना है। नहीं, कोई नहीं, फतवों की तो खैर इन दिनों फतवों से हम इंशाल्लाह ताला जो साफ़ी हैं वो बचे हुए हैं कि जिन जो फतवे देते थे उनका अपना इस टाइम वो मुश्किल हालात मुश्किल हैं हालात में है। और वो यकीनन हमारी तरफ वो खुद फतवों की जद में है। हाँ, वो खुद फतवों की ज़ात में है। तो मैं समझता हूँ जी कि पीपल्स पार्टी ने ये जो शर्त रखी है, इस पे ना तो उस पे हमारे एक बहुत सीनियर एंकर हैं, उन्होंने कहा है कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम जो है वो खुद इस वक़्त बड़ी मुश्किलात से दो चार है और उसको तबाह करने में सबसे बड़ा जो उनसर है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो मरियम नवाज़ शरीफ की जो है वो नालायकी है, नाअहली है, नातजर्बाकारी है। तो इसके साथ-साथ मौलाना फज़ल रहमान का जो रूड रवैया है, वो एक और मैं समझता हूँ कि डिक्टेटर टाइप जो उनकी मैं शख्स आपकी बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जो मरियम नवाज़ की वजह से ही जो साबका जो अतवार गुजरा है अभी जो हाल ही में नून लीग का, उसको भी तोड़ ना चढ़ने में जो अहम किरदार अदा किया या अपने वालिद को कमज़ोर करने में या प्राइम मिनिस्टरशिप से हटवाने में जो अहम किरदार अदा किया है, वो मरियम नवाज़ का ही मेन उसमें फैक्टर समझा जाता है। जो उनकी वो जो हरकत बचगाना जो उनकी हरकत हैं, अभी तक वो चल रही हैं। आप क्या कहते हैं इसके मैं बारे में? तो समझता हूँ जी कि वक़्त के साथ-साथ बंदा ग्रो करता है, संजीदा होता जाता है, उसकी शख्सियत जो है उसमें निखार पैदा जो-जो ज़िंदगी के फ़ेजेज़ आते हैं, स्टेजेज़ से बंदा गुज़रता है और आपने अक्सर सुना होगा कि जो हमारी रूटीन की लाइफ़ है, उसमें भी हम कहते हैं कि यार ये तो बच्चा है। बिल्कुल, लेकिन उसके अगेंस्ट ये भी कहा जाता है कि यार आप तो समझदार हैं या वो तो बंदा बड़ा समझदार था। देखिए स्टेजेज़ जो हैं अभी वो अगर बुरा ना मनाएँ तो वो नानी बन चुकी हैं। यहाँ पे उनको चाहिए था कि मैच्योरिटी का वो करती। मैं मरियम के मुकाबले में जो कलसूम नवाज़ शरीफ थी, वो यकीनन एक इंतहाई तजर्बाकार ज़ीरक खातून थी, जो अपने ख़ावंद को अटक की जेल से सऊदी अरब बिल्कुल, लेके गई थी। और बिल्कुल। ये जो उनकी बेटी है, इन्होंने ना सिर्फ़ अपने बाप को इक़्तिदार से निकालने में बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, बल्कि उनको फिर से हाँ, मुल्क जेल बदल में करवा दिया। डलवाया और मुल्क बदर करा दिया और अब उनकी कोई वापसी भी नहीं है। उनका पासपोर्ट भी कैंसल होने जा रहा है। तो फरवरी में ही जो वज़ीर बरतानिया ने दाखिला भी हाँ, बरतानिया ने भी ये फ़ैसला करना है कि ये इनको हम रखें या हम इनको डिपोर्ट करें या बिल्कुल। किसी और मुल्क में भेजें और जब उनके पास पासपोर्ट ही नहीं होगा, तो वो किसी और मुल्क की तरफ सफ़र ही नहीं कर सकेंगे। अच्छा उनको रियाज़ अंजुम साहब ये डिपोर्ट ही बातें होना भी पड़ेगा। सामने आ रही हैं कि नून लीग के अंदर कोई मुख्तलिफ ग्रुप्स अब बन चुके हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनने जा रहा है। क्योंकि शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला हैं इस वक़्त हमारे, उनकी तरफ से तो इस बारे में काफ़ी अरसे से वो इस बात की वो हमें सुना रहे हैं जी कि नून लीग में एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। लेकिन ये जो अब मरीम नवाज़ के बयानिए के बाद उनके अपने पार्टी के अहम रहनुमाओं की जानिब से उनके उस बयानिए को मुस्तरद करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने जाकर ये कहना कि ये हमारे इस्तीफ़े जाली हैं, तो आप समझते नहीं हैं कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक शायद बन चुका है? ये पहले से बना हुआ है जी। शहबाज शरीफ जैसा जो बंदा है, वो अगर जेल में जाके वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी जो है वो ठीक है। नैब ने जो है अपना काम किया है, लेकिन वो उससे शहबाज शरीफ बड़े मुतमईन हैं कि उनको इस बयानिए का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा बिल्कुल। और पीडीएम का उनको हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा और ये जो है
वो इल्ज़ाम अपने सर पे नहीं लेना चाहते थे। अल्लाह ने उनके हक़ में बेहतर किया, और वो जेल मरियम में चले नवाज़ गए। इस हवाले से भी उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि जो हालिया मुलाकातें हो रही हैं शहबाज शरीफ के साथ जेल के अंदर मुख्तलिफ लोगों की, जी, जी, जी। उसमें एक बड़ा एक अहम नाम है मोहम्मद अली दुरानी साहब। उस हवाले से भी मरियम नवाज़ ने बड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है जी कि ये मुलाकातें जो करवाने वाले हैं, उनसे पूछा जाए कि ये मुलाकातें क्यों करवाई जा रही हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो उससे जो चाचा और जो भतीजी के इख्तलाफ़ात हैं, वो भी खुलकर सामने आ चुके हैं। ये बात सिर्फ चाचा-भतीजी तक नहीं है। देखें, वज़ीर-ए-आज़म रहा है अगर नवाज़ शरीफ, तो यकीनन उनकी एक बड़ी पार्टी है, उन्होंने पार्टी को मुत्तहद भी रखा है, सारा कुछ किया है, लेकिन उसके पीछे शहबाज शरीफ की जो मेहनत है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। पार्टी में वो उस कद के लीडर नहीं हैं, जैसे उनके बड़े भाई थे, लेकिन शहबाज शरीफ का एक बड़ा नाम है, एक उनका बड़ा वोट बैंक मकाम है है। और वो लीनियट भी हैं। बिल्कुल। वो शुरू दिन से इस बात के कायल हैं कि आर्मी हो या एस्टेब्लिशमेंट के और जो इदारे हैं, उनके साथ प्यार और मोहब्बत दिखाया जाए। वो भी इस मुल्क का हिस्सा हैं। वो भी उनकी आसिफ अली जरदारी की तरह हाँ, मुफाहमत वो मुफाहमत मुफाहमती पॉलिसी है हाँ उनकी। जी, और जो मरियम नवाज़ है, वो तो डिज़ास्टर वाली उनकी एक बिल्कुल। सोच है कि डिज़ास्टर कर दें जी, ये कर देंगी जी, वो कर दें। और मौलाना फजल रहमान का चूँकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो खुद ईमानों से बाहर हुए हैं, तो वो बिल्कुल। उनका जो इस वक़्त ज़हनी सोच है या ज़हनी उनकी हालत है, वो इंतहाई पस्त हो चुकी है। और अब रही सी कसर तो मौलाना शेरानी, हाफ़िज़ हुसैन अहमद, उनके अपने ही मौलाना उनके सईद खिलाफ खड़े गुल हो हो चुके गए हैं। और मौलाना शुजा हो गए, और इसके अलावा अब बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। उन्होंने उनकी और हालत गैर कर दी है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ये अल्लाह पाक इस मुल्क को कायम रखे। सियासत तो होती रहेगी, बिल्कुल। लेकिन कोई ऐसा डिज़ास्टर ना हो जाए कि ये हुकूमत तो क्या अपोज़िशन भी पछताती अच्छा रह रियाज जाए। रंजन साहब, इस सारे सिनेरियो में आप पीटीआई को कहाँ पे देख रहे हैं? पीटीआई क्या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी और अगला दौर किसका देख रहे हैं आप? देखें जी, सबसे बड़ा इशू जो था वो सेनेट इलेक्शन है, जिस पे इन पीडीएम ने अपनी तहरीक चलाई थी कि हम सेनेट में जो है पीटीआई की अक्सरियत को रोकने के लिए हमें ये करना चाहिए। बिल्कुल। उनको बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह पता था कि वो 7 नहीं 40 जलसे भी कर लें, धरना भी दे दें, इमरान खान इस्तीफ़ा दे के भागने वाला बंदा नहीं है। उन्होंने सेनेट इलेक्शन के लिए पहले उन्होंने एक कोशिश की थी कि नैब के पर काटे जाएं, जिसको हुकूमत ने एनआरओ का नाम दिया था। वो 34 जो है उसमें अमेंडमेंट्स थी उस बिल में, जो कि हुकूमत ने नहीं माना, वो बिल पास हुआ। इसके अलावा फिर जब हम आगे चलते हैं तो ये सेनेट इलेक्शन थे, इसमें गिव एंड टेक के लिए ये सारा कुछ किया गया था, जो कि हुकूमत नहीं मानी। मैं समझता हूँ जी हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है बिल्कुल। और इनकी 2-3 लीडरों की नाअहली से ये हुकूमत मजबूत हुई है। और आने वाले वक्त में अगर इसको देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान हुकूमत को बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है, और वो पहले से ज़्यादा मजबूत होके, और ये अपोजिशन में जो टूट फूट होनी है, इससे वो मज़ीद मजबूत होंगे। अगर शो ऑफ हैंड नहीं होता हाँ सेनेट जी। के इलेक्शन में, तो पीटीआई 2-4 सीटें मज़ीद भी निकाल लेगी। बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपने पीटीएम के हवाले से आज बड़ी ही मुफ़स्सल गुफ्तगू सुनी रियाज़ अंजुम साहब की तरफ से कि उन्होंने बताया कि किस तरह से पीटीएम अपनी मौत आप ही मर चुकी है। वो तहरीक लेकर निकले थे इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर करने की, लेकिन अब वो खुद ही अंदर से टूट-फूट का शिकार हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करने तो चले थे पीटीआई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि वो खुद अंदर से खोखले हो चुके हैं और कमज़ोर हो चुके हैं। तो मज़ीद अपना प्यार बढ़ाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।